सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी कैसी हैं आप? तबीयत पानी सब ठीक तो है? हाँ, बहुत मस्त है भाई। आज रंग भरी एकादशी है तो मन तो बिल्कुल एकदम खुश है। हाँ। बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई बहुत सारी जगहों पर जहाँ खास तौर से ये त्योहार मनाया जाता है वहाँ बिल्कुल होली का मूड बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है। और आप ये पूछेंगे नहीं कि सबसे पहले हमने आपसे ये क्यों पूछा कि तबीयत पानी कैसी है? नहीं, तुम हमारा बहुत ख्याल रखती हो तो हम ये बात क्यों पूछे? तुम तो हमेशा, मतलब आज तुमने पूछ लिया बकायदा। वैसे तो तुम हर वक्त इस बात का ख्याल रखती हो जी। और हमें लगा कि आज वैसे भी हंसी ठिठोली की कुछ बात होनी है। हाँ, तो तुम मजाक कर रही हो हमसे? बिल्कुल हंसी ठिठोली की बात होगी। और हाँ। इसके अलावा आज स्वतंत्रता सेनानी पद्मजा नायडू की हम बात करेंगे और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कविता संग्रह कितनी नावों में कितनी बार, इसकी बात भी हम करेंगे। अच्छा, तो अच्छा, अब ये बता दो कि क्यों पूछा हालचाल, चलो क्योंकि सखियां जानने के लिए उत्सुक होंगी। बिल्कुल रेणु जी, आज विश्व तपेदिक दिवस है, या इसे क्षय रोग भी कहते हैं, टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और वैसे भी जो हमारा स्वास्थ्य है उसका महत्व हमें तभी पता चलता है जब हमें कोई तकलीफ हो। हाँ। जरा सी भी अगर शरीर में तकलीफ हो तब यह महसूस होता है कि अरे जब हम स्वस्थ थे तो इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और उसका कितना महत्व। भले ही हमारा केवल एक पैर के अंदर एक कांटा चुभ गया है तो वो जो दर्द होता है, और जब दर्द नहीं था तो हम कितनी आसानी से दौड़ लेते थे, भाग लेते थे, काम कर लेते थे, तो वो महत्व हमें समझ में आता है। बिल्कुल। तो यानी कि केवल रोग मुक्त होना ही स्वस्थ रहना नहीं है, स्वस्थ रहना भी अलग चीज है। या जैसे तुमने कहा ना कि जब वो तकलीफ नहीं थी तब हम ये नहीं सोचते कि हम बड़े स्वस्थ हैं या बड़े खुश हैं, तो ये तो है। लेकिन अगर ये जो ट्यूबरकुलोसिस की हम बात कर रहे हैं, तपेदिक दिवस की, इसके बारे में आज डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से खास बातचीत बताएंगे क्योंकि विशेषज्ञ हैं। और वहीं खगोल वैज्ञानिक से भी आज हम मुलाकात करवाएंगे, अनुप्रिता मोरे से। जी हाँ। तो खगोल विज्ञान क्या है और हमारी बहनें इसमें क्या कर रही हैं और क्या कर चुकी हैं, ये थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व तपेदिक दिवस की। तो हर साल 24 मार्च के दिन विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है और इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के बारे में जागरूक करना है। और टीबी का पूरा नाम है ट्यूबरकुल बेसिलाई, यानी ये उस जीवाणु का नाम है। और ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है जो ज्यादातर फेफड़ों में होती है। फेफड़ों की टीबी हवा के जरिए छींकने या खांसने के दौरान एक दूसरे में फैलती है। ये फेफड़ों के अलावा मुंह, लीवर, गले, दिमाग, किडनी, हड्डी या यूट्रस, इतनी जगहों पर और भी ये हो सकती है। बिल्कुल। तो ये जाहिर है कि ये संक्रामक रोग है, इससे बचकर रहना चाहिए। खतरनाक बीमारी एक जमाने में बहुत ज्यादा थी लेकिन अब इलाज हो रहा है। लेकिन ये जो हम दिवस मनाते हैं वो खास तौर से इसलिए कि इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको फैलने से, मतलब उसके बारे में लोगों की जो भ्रांतियां हों या जानकारी जो कम हो वो उन्हें मिल सके। और इसके साथ साथ बहुत सारे और कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि इसको रोका जा सके, जो भी फैलने से, जिस तरह से फैलता है उसे रोका जा सके। और बहुत सारे हमारे सरकार ने डॉट्स सेंटर बनाए हैं, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिल सके। बिल्कुल। और टीबी से बचने के कुछ उपाय हैं जो हम कर सकते हैं कि ये एक तो हवा से फैलने वाली बीमारी, अगर फेफड़ों की टीबी है तो वो हवा से बहुत जल्दी फैलती है, अगर दूसरी जगह टीबी है तो वो हवा के जरिए नहीं फैलेगी, है ना। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है तो उनसे थोड़ा दूर रहे, या फिर भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां जाने से बचे। और 3 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी आती है या बलगम आता है तो उसकी जांच अवश्य करवाएं क्योंकि वो टीबी हो सकती है। और अगर टीबी हो गई है तो इसका पूरा कोर्स जरूर करें, बीच में दवाई लेना बंद ना करें, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, इसलिए घबराएं नहीं, अपना इलाज करवाएं। और किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते समय मुंह ढक कर रखें। और ये जो बात है ना रेणु जी की कोर्स पूरा करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका जो कोर्स होता है ना थोड़ा लंबा होता है, 6 महीने, 8
8 लोग 9 घबरा जाते हैं। हाँ, कभी कभी 1 वर्ष तक चलता है। हाँ, 1 वर्ष तक चलता है, लेकिन अगर बीच में हम 1 या 2 डोज भी अगर छोड़ देते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत नुकसान या घातक हो सकते हैं। जी। और कई लोग जैसे थोड़ा सा फायदा हुआ, 3-4 महीने के बाद जैसे थोड़ा फायदा होने लग जाता है, उसके बाद लोग दवाई लेना बंद कर देते हैं। बस वही लगता है ना कि हम स्वस्थ हो गए तो बस अब क्यों दवा खाएं, दवा का चेहरा ही क्यों देखें। हाँ, लेकिन रेणु जी हाँ। अगर ये बीमारी अगर हमने बीच में दवाई लेना छोड़ दी जी। तो ये पलट करके आती है, और जब दूसरी बार आती है तो दुगुने या तिगुने वेग के साथ आती जी। है, और तब उसका इलाज करना लगभग मुश्किल हो असंभव जाता हो है। जाता और है। वैसे भी फेफड़े हमारे बहुत नाजुक होते हैं, ये बात समझ लीजिए, हम्म। और इनका कोई बैकअप भी नहीं है हमें लगता है। हाँ। है ना, तो किसी दूसरे और के का नहीं नहीं लिया लगाए जा जा सकता, सकते। लीवर बन जाता है, ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहें, उसको हाँ। संभाल कर रखें। जी। और इस वर्ष जो 2021 की अगर हम बात करें, हर चीज का एक दिन जब होता है तो उसका एक विशेष थीम रखी जाती है। तो ये खास थीम इस बार है कि द क्लॉक इज टिकिंग, हाँ। यानी घड़ी चल रही है, हाँ। समय के अनुसार इसे समाप्त करने का प्रयास करते रहें। और ये विश्व डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में मनाया जाता है। यानी 1882 में आज ही के दिन तपेदिक का कारण जो है उसके जीवाणु की खोज हुई थी। हाँ, इसीलिए हम 24 मार्च को ये दिन मनाते हैं। तो मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि थोड़ा सतर्क रहें। जी। हम आपको गीत सुनाते हैं, है ना। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया
भाई रेणु इस फिल्म में तो कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। हाँ। ये जिस रोग की हम चर्चा कर रहे हैं कुछ इसी से संबंधित ये गीत है ना। बिल्कुल, जिस तरह से पुरुष स्वर की सबसे पहले जब आवाज आई थी और उन्हें खांसी आने लगती है, हाँ। तो ये जो टीबी जिन्हें हो जाती है फेफड़ों की, तो इसी तरह से खांसी बहुत जोर जोर से चलने लग जाती है। और आपको उस समय ये समझना होगा कि अगर ज्यादा दिनों तक है तो हो सकता है कि टीबी के लक्षण हो, तो बिल्कुल जांच करवाएं। बिल्कुल, यानी कि कमजोर हो जाते हैं फेफड़े, तो ये तो संभव है बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना सतर्कता बहुत जरूरी है, और इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हाँ। भी है ना। बिल्कुल। अगर हम और सजग रहें तो ये बीमारियों से जब बचे रहेंगे। वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारियों के साथ साथ बहुत कुछ कर जाते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी हम सामान्य आम जन जो हैं वो तो हाँ। उसके लिए स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है ना, खुश भी रहना बड़ा जरूरी है। अगर बीमारी के साथ कुछ किया जा सकता है तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो और भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो ये बात भी है। और स्वास्थ्य का ख्याल रखना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी भी होती है, सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। खैर, देश की जिम्मेदारियों की जब बात आती है ना रेणु जी, तो हमारे देश की कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा और कुछ निभाया है। बिल्कुल। और जो हम अपना जो कार्यक्रम है इसमें हम उन महिलाओं को अक्सर याद करते हैं। जी। तो आज स्वतंत्रता सेनानी पद्मजा नायडू की हम बात करेंगे। पद्मजा नायडू का जन्म 17 नवंबर 1900 को हुआ। आप श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री थी और इन पर अपनी देशभक्त मां का काफी असर था। इन्होंने अपनी माता के समान ही अपना सारा जीवन भारत के हितों के लिए समर्पित कर दिया था और मात्र 21 वर्ष की आयु में ही वे राष्ट्रीय क्षितिज पर उभर चुकी थी। कितनी कम उम्र है, और ये उम्र ऐसी है जिसको आमतौर पर हम देखें सजने संवरने और सिर्फ मनोरंजन की ये उम्र है। लेकिन फिर भी पद्मा नायडू ने विदेशी सामानों के बहिष्कार करने और खादी को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। खुद तो नहीं, मतलब खुद तो किया ही किया, उसके साथ साथ लोगों को प्रेरित करना बहुत बड़ा काम है। और इस तरह से इस अभियान में वो बहुत जुट गई तेजी से। और वर्ष 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब उस आंदोलन में जब वो शामिल हुई तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हाँ, और भारत की आजादी के बाद वो संसद के सदस्य बनी और बाद में पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल वो बनाई गई। और लगभग 50 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में पद्मजा नायडू रेड क्रॉस से भी जुड़ी रही और वर्ष 1971 से 1972 तक वे इसकी अध्यक्ष भी रही। बिल्कुल। पद्मजा नायडू को सन 1962 में हमारी सरकार ने सर्वोच्च दूसरे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया भारत सरकार ने। और राष्ट्र के लिए उनकी सेवाएं, विशेष रूप से उनका मानवीय दृष्टिकोण हमेशा याद रहेगा हम बिल्कुल। सबको। और सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू अपनी मां की ही तरह देश के लिए समर्पित थी। 2 मई 1975 को उनका देहावसान हुआ और उनके नाम पर दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है, यानी इनके नाम पर उस उद्यान का नाम रखा गया। तो भाई कुछ ऐसा करने से बाद तक याद किया जाता है। वैसे तो काम याद किए ही जाते हैं, लेकिन इस तरह से उद्यान का नाम रख देने से हम बार बार याद रखते हैं। जब वहां जाते हैं तब हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि हाँ, पद्मजा नायडू जी क्या थी, क्या करती थी। बिल्कुल, इनके कार्य भी याद किए जाते हैं। जैसे कि कल हम शहीद भगत सिंह की बात कर रहे थे कि उनके विचार जो है वो हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि भाई इंसान चला जाए लेकिन उसके विचार जो है वो मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो इसी तरह से ऐसे लोगों के काम भी हमेशा याद किए जाते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। देश के हर युवा, हर युवती में अगर इस तरह का जज्बा भर जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश जो है और प्रगति करेगा। बिल्कुल, और ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब आगे बढ़ने की बात हो रही है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि आज विश्व क्षय रोग दिवस है और हमने डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल से बात की है, तो उनसे की गई बातचीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, टीबी दिवस मनाया जाता है। आज इसके बारे में और ज़्यादा अधिक बात करने के लिए हम चेस्ट टीबी स्पेशलिस्ट और चीफ मेडिकल ऑफिसर BEST मुंबई के डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल जी से बातचीत कर रहे हैं। सिंघल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि ये जो क्षय रोग दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? सबसे ज्यादा आज तक अगर कोई बीमारी ने इंसान को अफेक्ट किया है तो है ट्यूबरकुलोसिस, और हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग। क्षय रोग की वजह से बहुत सारे लोगों की हर साल मृत्यु होती है, और तो लोगों को ये जो क्षय रोग के वजह से जो लोगों को हानि हो रही है उसको लोगों में अवेयरनेस तैयार करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल 24 मार्च ये क्षय रोग करके सेलिब्रेट करती है। और 24 मार्च क्यों? क्योंकि 1882 में सर रॉबर्ट कॉक्स ने 24 मार्च के दिन ही ये जो उसके कीटाणु है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्कवर किया था। तो उनकी याद में और लोगों में टीबी के बारे में अवेयरनेस तैयार करने के लिए WHO 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे करके सेलिब्रेट करते हैं। तो भारत में जो है टीबी का प्रभाव कितना है और कैसा है और किस तरह का है? अगर हम पूरी विश्व के पूरे देश देखें तो सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में देखे जाते हैं। अगर पूरी दुनिया के देशों में अगर 100 पेशेंट है तो उसके 25 पेशेंट भारत अकेले में पाया जाता है। उसके अलावा हर 3 मिनट में तकरीबन 2 लोगों की मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से होती है। सो ऑन एन एवरेज हर दिन 1000 लोग की मृत्यु टीबी से होती है। अभी जो तीसरा जो महत्व का पॉइंट जो सामने दिखाई दिया है कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, उसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल दवाइयाँ जो टीबी को काम करती है अभी ये दवाई उनको काम नहीं करती। ऐसे 15% लोग, 15% लोग को ये प्रकार की टीबी है, और वो एक बड़ा भयानक चिंताजनक विषय बन चुका है हम मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। और चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है, beside the public health issue, tuberculosis is a threat to the economy of India. हर साल तकरीबन $100 million रेवेन्यू लॉस हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस टू द इंडियन इकोनॉमी।
ये जी। 4-5 चीज है जो भारत को अफेक्ट कर रही है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो भारत सरकार जो है इसके लिए क्या कुछ कर रही है, कौन से कदम उठा रही है? भारत सरकार ने जी। 2025 तक मतलब नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम बाय 2025 एक लॉन्च किया है। उसके अंतर्गत बहुत सारे हर दिन हर साल कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्टिविटीज होती रहती है, सो दैट कि हम टीबी के जो इम्पैक्ट है भारत के लोगों पर, भारत की इकोनॉमिक पर, कैसे हम जल्दी से जल्दी कम कर सकें। जी। अच्छा, ये इसके लिए जन आंदोलन किया जा रहा है, उन जागरूकता फैलाने के लिए, सजग करने के लिए, वो किस तरह का है? Yes. इस साल सेंट्रल टीबी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी। द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, द इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिसीज, जी। CII, द IP ग्लोबल, ऐसे कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर भारत में जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। उसमें हर महीने ट्यूबरकुलोसिस के अलग अलग इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड ट्यूबरकुलोसिस, देन ट्यूबरकुलोसिस इन वुमन, ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को हर महीने उसको अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा उसको ट्यूबरकुलोसिस को एड्रेस किया जाएगा, जैसे उसके द्वारा लोग में उसकी ज्यादा से ज्यादा जागरूकता तैयार होगी और उसको कंट्रोल करने में हमें इजी होएगा। जी। समाज को तो टीबी से फ्री करना ही है, साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि टीबी फ्री वर्क प्लेस की भी बात हो रही है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। यस, जैसे कि हमने देखा रहेगा या हम सबने अनुभव किया रहेगा कि एडल्टहुड जो हमारा जो टाइम है, जो जी। एडल्ट लाइफ का, हम मेजोरिटी टाइम हम वर्क प्लेस पे हम गुजारते हैं, आइदर आप एज ए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। जी। तो जो हमारा जो अनुभव है वर्क प्लेस पे, जी। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे होता है। जी। ओके, एट द सेम टाइम वर्क प्लेस इज द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट एनी हेल्थ पॉलिसी, जी। क्योंकि उसका इफेक्ट, उसका असर वो कर्मचारी पे तो होता ही है, जी। और उस कर्मचारी के द्वारा उसके फैमिली मेंबर को भी होता है, और फैमिली मेंबर के द्वारा पूरी सोसाइटी को हम एक इजीली एड्रेस कर सकते हैं। तो जी। एक नया कंसेप्ट है जो ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर ये शुरू हो रहा है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है जी। कि बेस्ट मुंबई is a pioneer in introducing this concept for the TB control, innovative approach toward the TB control. जी। और ये जो जन आंदोलन में जो अप्रैल महीना, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस जन आंदोलन, उसमें पहला ही सब्जेक्ट ये टीबी प्रेस पे लिया गया है, और मुझे खुशी हुई कि हम लोग उसके पायनियर है, बीस्ट मुंबई। जी। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इसकी थीम कुछ है, द क्लॉक इज टिकिंग, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है 2021 की? जी। हमारा जो मेन इशू है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को हम उस पे एड्रेस कर सके, अवेयरनेस करके, तो ज्यादा से लोग को हम डायग्नोस कर, डिटेक्ट कर सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग को उस पर टीबी की ट्रीटमेंट चालू कर सके, सो दैट कि टीबी का जो स्प्रेड है अगर रुक जाए तो हम उसको कंट्रोल करने में हमें इजी होएगा। समय रहते हुए हमें उसे कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल ये करना उद्देश्य है। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक उसको टीबी एलिमिनेशन करने का प्लान किया, लेकिन भारत सरकार ने उससे 5 साल पहले ही उसको एलिमिनेट करने का प्लान किया, दैट इज इन बाय टीबी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम बाय 2025। डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी आज हमें विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में बता रहे थे, क्षय रोग के बारे में बता रहे थे, उसके फैलते प्रभाव के कारण क्या कुछ नुकसान होता है और उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं BEST मुंबई में, और चेस्ट एंड टीबी स्पेशलिस्ट के रूप में भी आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो रेणु जी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल ने क्षय रोग के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई जो काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अगर उनका ध्यान रखा जाए तो बचा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हमारे श्रोता जो चीजें हम बताते हैं उसका तो बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं, और जब गीत सुनवाते हैं तो ज्यादा ही ध्यान से सुनते हैं ना। कभी
रहे होंगे। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी कभी। तन्हाई में हमारी याद आएगी। अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी कभी। तन्हाई में हमारी याद आएगी। अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी कभी। तन्हाइयों में। वाह। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी सी गरमाई दोगी उधार? चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी? मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी? तिनके की नोक भर बस, तिनके की नोक भर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास। लहर से एक रोम सी सिरहन भर उल्लास, लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी आंख की झपकी भर असीमता उधार। और सबसे उधार मांगा, सबने दिया। यूं मैं जिया और जीता हूँ, क्योंकि यही सब तो जीवन है। गरमाई मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाई मुक्त खुलापन, लोच, उल्लास, लहरील प्रवाह और बोध, भव्य निर्त्यास, निस्सिम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य हैं। रेणु जी, ये कविता की पंक्तियां हैं जो आपने और हमने पढ़ी। कितनी नावों में कितनी बार। ये कविता संग्रह का जो ये अंश हमने छोटा सा पढ़ा, हमारे सभी श्रोता समझ गए होंगे कि ये जो कविता संग्रह है, इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से श्रृंखला में जो हम करते हैं, बिल्कुल। और कितनी नावों में कितनी बार, ये 1962 से 1966 के बीच सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है, जिसे 1978 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूं तो अज्ञेय जी की कविताओं के किसी भी संग्रह के लिए कहा जा सकता है कि वो उनकी जीवन दृष्टि का परिचायक है, किंतु ये कविता संग्रह इस रूप में विशिष्ट है कि अज्ञेय जी की सतत सत्य संधानी दृष्टि की अटूट खरी अनुभूति की टंकार इस में मुख्य रूप से गूंजती है। बिल्कुल। कितनी नावों में कितनी बार। इस कविता संग्रह में कवि ने अपनी अखंड मानव आस्था को रहस्यवादिता से दूर रखा है। मनुष्य की गति और उसकी नियति को जिस तरह से इसमें दर्शाया है, जिस तरह से प्रकट किया है, ऐसी पकड़ समकालीन कविता में बहुत कहीं और दुर्लभ है, दिखने को मिलती नहीं है। इस कविता संग्रह में कुछ कविताएं ऐसी हैं जिन्हें कवि ने अपने जीवन दृष्टि मतलब जिसमें कवि अपनी जीवन दृष्टि के मूल स्वर के बहुत निकट पाते हैं। और इन कविताओं में सच्चाई भी है और गहराई भी, साथ ही समाज की अद्यतन प्रवृत्तियों के मूल्य भी। ये कविता संग्रह भौतिक जीवन की बाहरी सुख सुविधाओं को गौण स्थान देती हुई लगातार एक सूक्ष्मतर कसौटी पर बल देता है।
ये जीवन की प्रवृत्तियों और महत्वाकांक्षाओं के प्रति परीक्षण भाव रखती है, जिससे लोग प्रेरणा भाव पा सकते हैं। जी हाँ, कितनी नावों में कितनी बार, ये कविता संग्रह के पहले और दूसरे संस्करण के मध्य में एक लंबा अंतराल है और इनमें से कई कविताएं ऐसी हैं जो उस जीवन दृष्टि को अभिव्यक्त करती हैं जो अज्ञेय जी के कर्म जीवन की प्रेरणा है। जाहिर है कि उनके बहुत दिल के नजदीक ये कविता लगती है। पाठक इन कविताओं को पढ़ें, उनका आस्वादन करें और उसके जो मूल्यांकन है उसकी ओर प्रवृत्त हों, ऐसी हम कामना करते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हमने अभी जो कविता पढ़ी थी उसमें प्रकृति का, चिड़िया का और कितना सुंदर जो वर्णन है, तो ऐसी इस कविता संग्रह में और भी कई सारी कविताएं हैं जिन्हें हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा और हमने पाया कि सचमुच वो जीवन मूल्यों के बहुत करीब है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे श्रोता भी उन्हें पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं लगता कि हम प्रकृति से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा सा लगता है। बिल्कुल। सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव, ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ गोरिया रे, ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव, ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। नैया तो हमारा घर आंगना, इससे ही पाना और मांगना। नैया तो हमारा घर आंगना, गोरी ये दुआएं करना जरूर, माझी से नैया हो नहीं दूर। हो गोरिया रे, सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव, ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। सबको किनारे पहुंचाएगा, माझी तो किनारा तभी पाएगा। सबको किनारे पहुंचाएगा, गहरी नदी का और न छोड़, लहरों से ज्यादा मनवा में शोर। ओ गोरिया रे, सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव, ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। अपना
तो नित यही काम है, आने जाने वालों को सलाम है, अपना तो नित यही काम है। कभी कभी आना इस नाव में, एक घर तेरा है मेरे गांव में, ओ गोरिया रे, ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव, ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। नैया फिल्म का ये गीत हमने सुना और अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं खगोल वैज्ञानिक अनुप्रीता मोरे से जो हमने बातचीत की है, वो बातचीत आइए सुनते हैं। विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 में हाजिर हूं मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं साइंटिस्ट अनुप्रीता मोरे। अनुप्रीता जी, विविध भारती परिवार की ओर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा नाम अनुप्रीता मोरे है। मैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये एक संस्था है जिसे आयुका कहते हैं, ये पुणे में है और मैं वहाँ पर एक साइंटिस्ट करके काम करती हूँ। ये जो मेरा फील्ड है वो है खगोल विज्ञान और इसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसमें मैं रिसर्च कर रही हूँ और पिछले 3 सालों से मैं आयुका में काम कर रही हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना परिचय देने के लिए। हमें बताइए कि खगोल विज्ञान में रुचि आपकी कैसे पैदा हुई? क्या बचपन से ही आप साइंटिस्ट बनना चाहती थी या कोई और सपना भी था आपका? हाँ, तो एक्चुअली बचपन से मुझे विज्ञान में रुचि थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़े होके साइंटिस्ट ही बनना चाहूँगी और मुझे हमेशा से ही विज्ञान में और हर चीज़ में लेके जिज्ञासा होती थी। मैं जब भी बचपन में ऐसे सोचती थी, साइंटिस्ट के बारे में जब भी सुनती थी, उनके बारे में पढ़ती थी, तो मुझे ये सोच के अचंभा होता था कि किस तरह से साइंटिस्ट विश्व में होने वाली इतनी सारी घटनाओं के पीछे के जो लॉज है या इतने सारे जो रहस्य हैं वो कैसे ढूंढ निकालते हैं, और ये सब कितना रोमांचक है, और वैज्ञानिक कितने होशियार होते होंगे जो उनको ये सब रहस्य सुलझा पाते हैं। तो जैसे मानो उनको कोई सुपर पावर हो, ऐसे लगता था मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े होके मुझे भी ऐसे ही कुछ बनना है। जी, अनुप्रीता जी, हमें बताइए कि इन दिनों आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? हमारे फील्ड में एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता है कि कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे सेम टाइम पे काम करते हैं। जी। एक प्रोजेक्ट में जिसमें अभी इन्वॉल्व हूँ वो उसे लाइगो कहते हैं, जो कि गुरुत्वीय लहरियाँ जो होती है, ब्लैक होल्स, अगर आपने सुना होगा, अगर एक से ज्यादा ब्लैक होल हो, इमेजिन करिए कि 2 ब्लैक होल्स हो, वो अगर एक दूसरे के आजू बाजू में घूम रहे हैं और वो जब मर्ज हो जाएंगे तो उससे एक नया ब्लैक होल तैयार होगा। और ये जो पूरी जो क्रिया है, ये क्रिया इतनी विस्फोटक होती है कि इसमें से गुरुत्वीय लहरें निकलती हैं, जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। जी। तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, इसको हम पिछले 5-6 सालों से हमने पहले उसका डिटेक्शन किया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी। और अभी इसके आगे और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जहाँ से ग्रेविटेशनल वेव्स निकल रहे हैं, उनकी डिस्कवरी चल रही है अभी भी। जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी इंडिया जो है वो भी एक नया डिटेक्टर इंस्टॉल करने वाला है, जिसकी वजह से हम और भी ज्यादा ऐसे ग्रेविटेशनल वेव्स ढूंढ सकते हैं, जिसकी वजह से हम ब्लैक होल्स के बारे में और अधिक जानकारी हमको मिल सकती है। जी, तो क्या खगोल विज्ञान की दिशा में जागरूकता के लिए स्कूल कॉलेज से जुड़कर भी कोई प्रयास आपके संस्थान की ओर से हो रहा है?
हाँ, तो हमारे हमेशा से एक्टिविटीज़ होती ही रहती हैं। कभी-कभी हम हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्पेसिफिकली स्कूल के बच्चों के लिए होती है, कभी-कभी कॉलेज के बच्चों के लिए होती है और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा हाई लेवल पे जो बच्चे हैं, जो जैसे मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ पर हर समर में कुछ प्रोजेक्ट्स रखते हैं ताकि वो आकर यहाँ पे जो साइंटिस्ट काम करें उनके साथ काम कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं जिस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपकी जिज्ञासा बढ़े रहे। तो बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर। हम्म। आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आई, क्या कुछ पढ़ाई आपने की? हाँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे इसमें पहले से रुचि थी और जो एस्ट्रोनॉमी है, ये जो क्षेत्र है, ये तो मतलब हर किसी को ये सवाल उठते ही हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे, ये विश्व कितना बड़ा है, ये सब सवाल हर किसी के मन में उठते हैं। और मेरी ये जिज्ञासा उसमें और बढ़ती रही और फिजिक्स में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था। एस्ट्रोनॉमी ये फील्ड में आगे जाने के लिए मैंने बैचलर्स इन फिजिक्स और फिर उसके बाद में मास्टर्स इन फिजिक्स मुंबई यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद में मैंने पीएचडी की है और उसके लिए मैं जर्मनी में गई थी। और पीएचडी मिलने के बाद कुछ सालों तक मैंने अलग अलग देशों में रिसर्च किया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इंडिया में लौट आई। क्या बात है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, खगोल विज्ञान में जो लोग आना चाहते हैं खासतौर से उनके लिए? हाँ, तो एक्चुअली कोई भी साइंस का अगर आप क्षेत्र लोगे तो अगर साइंटिस्ट बनना हो या कोई भी स्पेसिफिक फील्ड के लिए अगर आपको उसमें रिसर्च करना हो तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए उतनी चाह चाहिए, उतनी जिज्ञासा होनी चाहिए और रिसर्च करने के लिए एक और कुछ क्वालिटीज होती हैं जैसे लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, ये सब डेवलप करना चाहिए। और अगर ये सब क्वालिटीज आप में नेचुरली हैं तो आप इसमें और उसको डेवलप कर सकते हैं। और अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे तो इसके लिए गणित और भौतिक विज्ञान यानी मैथ्स और फिजिक्स इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसमें आपका ज्ञान आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें आप और मन लगा के सीखना चाहिए। और अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जो स्टैंडर्ड उसका रूट है वो है बैचलर्स मास्टर्स इन फिजिक्स और उसके बाद में फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। और भारत में ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी आप कर सकते हैं जी। तो ये आपके लिए ऑप्शन है। कुछ लोग पहले इंजीनियरिंग करते हैं पर उसके बाद में वो रिसर्च फील्ड में भी आते हैं, तो ये भी ऑप्शन एक है जी। बचपन से ही बच्चों में ये दिलचस्पी पैदा हो खगोल विज्ञान के बारे में, तो माता पिता को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है? तो ये अच्छा सवाल है क्योंकि अपने बच्चों में किस सब्जेक्ट में रुचि है और उनको किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, ये माता पिता को जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आजकल तो बहुत सारे हमें ऑप्शंस ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे स्काई वॉचिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी के क्लब्स होते हैं, उनके एक्टिविटीज होते हैं, या फिर जो एस्ट्रोनॉमी के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इस फील्ड में रिसर्च हो रहा है, जैसे आयुका है पुणे में या फिर मुंबई में TIFR है, या फिर ऐसे बहुत सारी बड़े बड़े शहरों में होते हैं, क्लब्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी खुद की एक्टिविटीज होती है। तो ऐसे एक्टिविटीज में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आयुका में तो हर साल फरवरी 28 को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, तो तब लोग यहाँ पर बहुत बहुत दूर से आते हैं, आयुका में विजिट करते हैं और यहाँ पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है उसके बारे में और जानकारी उन्हें मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी ओकेजन्स हैं, बहुत सारे चांसेस हैं जहाँ बच्चे आकर और इसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो स्कूल्स होते हैं उनके द्वारा भी ऑर्गेनाइज विजिट्स यहाँ पे हम कर सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी, जी, बिल्कुल। और हमें ये बताइए अनुप्रीता जी कि खगोल विज्ञान से जुड़े बहुत सारे अंधविश्वास हैं। जैसे कि जब ग्रहण लगता है तो लोग शुभ-अशुभ की बातें करते हैं कि इस बार का ग्रहण बड़ा अशुभ है। तो इसे मिटाने के लिए आप किस तरह के प्रयास करती हैं, इन अंधविश्वासों को मिटाने के लिए? तो यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में आयुका में साइंस आउटरीच के लिए बहुत बड़ा स्टाफ रखा हुआ है हमने, और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं। हर साल हर महीने में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो कोई भी अंधविश्वास की अगर बात करेंगे आप, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियंस से कि आप इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके देखिए जी, ताकि आपको और जानकारी मिले और इसके बारे में आपकी जो ये अंधश्रद्धा है वो दूर हो जाए, क्योंकि पूरे दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो, जैसे ग्रहण कहा आपने, तो वो जो है उसमें वो विटनेस करते हैं, वो बाहर जाकर जो भी सूटेबल इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करके ये जो ग्रहण हो रहा है उसको देख सकते हैं। सबसे जरूरी बात इतनी है कि अपनी आंखों को हमें सेफ रखना है और एक सुरक्षित तरीके से हम ग्रहण देख सकते हैं, और इससे और कोई भी हमें नुकसान नहीं हो सकता जी। तो इसके लिए अगर आप जस्ट इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी और आपकी ये सब जो कोई भी डाउट्स होंगे या अंधश्रद्धा है वो दूर हो सकती है जी। बिल्कुल। तो ये बताइए कि क्या आसमान को निहारने के लिए महंगे उपकरण खरीदना जरूरी है, या फिर बहुत सारी चीजें आसमान में यूं भी देखी जा सकती हैं बगैर उपकरणों के? अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ज्यादा लाइट का पोल्यूशन ना हो, तो ऐसी जगह से हम आकाश की तरफ देख सकते हैं और हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आएंगी। आकाश की तरफ देखना ये सिर्फ कोई एक रात की बात नहीं है, क्योंकि एक रात में ही सब कुछ आपको नहीं नजर आएगा। रोज देखना चाहिए। हाँ, रोज देखना है, और जब आप रोज देखेंगे तो आपको फिर तब कुछ नया उसमें समझ में आएगा। उसमें से काफी नई जानकारी आपको मिल सकती है। क्योंकि आपको बहुत सारे तारे तो दिखेंगे, उसके सिवाय आपको ग्रह भी दिखते हैं। तो आप जब वो ऑब्जर्व करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, तब आपको उसमें से एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यही है वो चीज जो आपको, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी फील्ड में जाना है या कोई भी रिसर्च फील्ड में जाना है, तो वो जो एक जिज्ञासा होती है कि ऐसे करने से क्या होगा और ऐसे अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा होगा, ये ही जो एक्सपीरियंस है, ये जो हमारी थिंकिंग है, वो उससे डेवलप होगी। जी। तो उसके लिए कोई महंगे इंस्ट्रूमेंट्स की या टेलीस्कोप्स की तो जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि कोई एस्ट्रोनॉमी क्लब्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज होती हैं, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी हेल्प से हम टेलीस्कोप्स का उपयोग करके हम और भी चीजें ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं, ज्यादा दूर की चीजें देख सकते हैं, तो उससे भी हमें और जानकारी मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि और भी बहुत उनकी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सूर्य के वो और ऑब्जर्वेशंस भी लेते हैं, उनके बारे में और ज्यादा कुछ पढ़ सकते हैं जो आम आदमी को अगर विदाउट टेलीस्कोप मतलब पॉसिबल ना होगा। ऐसी भी एक्टिविटीज की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। मतलब खोजी प्रवृत्ति होना भी बहुत जरूरी है। हाँ। बड़ी दिलचस्प जानकारियां आपने दी हैं। खगोल विज्ञान जिसके बारे में बहुत लोग जागरूकता की कमी है, सजगता की कमी है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे आपकी बातचीत से जो हमारे माता पिता हैं और जो परिवार के लोग हैं इससे सजग और सचेत होंगे और अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे इस क्षेत्र में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रीता जी, आपने हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए वक्त निकाला। नमस्कार। थैंक यू।
अनुप्रीता मोरे जी की ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी। चांद, तारे, सूरज, दुनिया ही आकाश। अलग है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है दुनिया ही अलग है। और जिन लोगों को उसमें रुचि होती है उन लोगों के लिए तो ये बातचीत बहुत उपयोगी साबित हुई होगी। लेकिन और रुचि जाग भी सकती है, तो हम इसीलिए सुनाते रहते हैं कि थोड़ी और रुचि आपकी जाग जाए, है ना? हाँ, और उसके लिए रुचि जगाने के लिए ना रेणु जी, मन का एक अच्छा चुलबुला होना बहुत जरूरी अच्छा, है। तो इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चुलबुला गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू री। पीपल की छैया तले बत्तियां बनाए के, पीपल की छैया तले, पीपल की छैया तले बत्तियां बनाए के, भोले भोले दिल को ले गया उड़ाई के सखी जानू री। झूमे है काहे तोरा झुमका, सखी जानू री झूमे है काहे तोरा झुमका। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, जानू जानू री काहे ठने के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना। बैया मरोड़ के घेर के गिराए के, बैया मरोड़ के, बैया मरोड़ के घेर के गिराए के, बैठ गए छैलवा मन में समाए के। गोरी जानू मैं कहाँ पे गिरी है तोरी बिंदिया, गोरी जानू मैं कहाँ पे गिरी है तोरी बिंदिया। जानू जानू रे काहे ठने के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, जानू रे काहे ठने के है तोरा कंगना। किसी से मैं भी ना कहूँगी, मैं भी ना कहूँगी। अच्छा तो बन जा तू उनकी, मैं उनकी रहूँगी, उनकी रहूँगी, मैं उनकी रहूँगी, उनकी रहूँगी। कोई क्या करे बजे जब पाँव की, एक बड़ा ही चुलबुला सा गाना था। बिल्कुल भाई, चुलबुला तो पूरा मौसम हो गया है ना। हाँ। क्योंकि बसंती बयार के बाद ये फागुनी बयार भी चल रही है, और सब लोग में कुछ न कुछ सब अलग अलग अंदाज में ही अपनी दुनिया को देख रहे हैं। हाँ, और फागुनी बयार जो अभी आप बात कर रहे थे, वो तो अपने आप में हंसी छिटोली और चोलबाजी का समय होता है। नाम लेते ही हंसी आ जाती है। और आज खास तौर से काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि वहाँ ऐसा मानते हैं कि विवाह हो चुका शिवरात्रि पर, और अब गौना मतलब विदा करा के पहली बार पार्वती
पार्वती जी को लेकर आ रहे हैं शिव जी, हाँ। तो बड़ी धूमधाम से यहाँ पर होली मनाई जाती है और टनों मतलब अबीर गुलाल उड़ाया जाता है, सूखा हाँ, रंग, अरे वाह। और पूरे हर मंदिर में चढ़ाया जाता है और घर में भी लोग पूजा करके सब भगवान के पास अबीर रख देते हैं ताकि वो खेल सकें अच्छे से होली। और वैसे भी बसंत पंचमी से होलिका जहाँ जलानी होती है वहां पर खूंटा गाड़ दिया जाता है, यानी वहां लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं। और ये जो है एक तरह से शिव का जो होली है वो एक तरह से हमें निर्लिप्तता की ओर ले जाती है, आसक्त नहीं हम बल्कि निर्लिप्त रहे जीवन से। और कहते हैं कि श्मशान में भी जो मणिकर्णिका है वहां पर भी श्मशान में भस्म से होली खेली जाती है, तो बड़ी अनूठी सी होली होती है आज के दिन वहां। बिल्कुल, शिव जो है वो हमें इस बात की तरफ ले जाते हैं कि आप इस धरती पर रहें, अपने परिवार के बीच रहें, लेकिन फिर भी इनसे निर्लिप्त रहें। परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, समाज की जो जिम्मेदारियां, वो सभी हमें निभानी है, लेकिन इसमें फिर भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जी, और जब आसक्ति नहीं होगी ना तभी हम बहुत खुश रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये लोगों को शायद समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप जब आप व्यावहारिक रूप में देखेंगे तो सचमुच आपको तभी आनंद आता है। हाँ। दुख वहां होता है जब हम आसक्ति होती है या कहीं हमको उम्मीद होती है, और जब हम निर्लिप्त रहते हैं तो बिल्कुल मतलब निश्चल होके, निर्द्वंद होके खुश हो सकते हैं और हंस सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हंसी ठिठोली और चुहलबाजी जो है वो जीवन में होना बहुत अनिवार्य भी है, क्योंकि ये चीजें हमें और हमारे जीवन को थोड़ा हल्का फुल्का बना के रखती थोड़ा है। नहीं, कुछ ज्यादा ही बना देती है हमें लगता है। हाँ, और अगर इन चीजों का अभाव हो तो जीवन एक बोझ की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि बस किसी तरह से हम इसे आगे लिए जा रहे हैं, मशीन की तरह बस उठे और बस रोज रोज वही काम कर रहे हैं। हाँ। उसी तरह से बस करते जा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एक रास्ता हो जाती है। तो ऐसे में जाहिर है कि उबाऊपन आ जाता है। हाँ। तो हमारे तीज त्योहार शायद इसीलिए आते हैं। बिल्कुल, और जैसे होली कि खास तौर से, है ना? जैसे कि अभी होली आ रही है तो होली पर भी ऐसे बहुत मजाक वगैरह करने का रिवाज है। और या फिर जैसे विवाह जैसा कोई मांगलिक कार्य होता है तो भी ऐसा होता है ना कि ऐसे गीत गाए जाते हैं या इस तरह की मजाक वगैरह की जाती है जो केवल हंसने हंसाने के लिए होती है। किसी का अपमान करना या किसी को और कुछ बोलना, ऐसा उसके अंदर उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन एक माहौल ऐसा बन जाए कि सभी लोग हंसे और उस जो मांगलिक कार्य है उसका आनंद ले। और एक और भी होता है कि थोड़ी सी खिंचाई भी की जाती है गीतों के माध्यम से, और हमें लगता है शायद कहीं ना कहीं तो बहुत सारे गीतों में रिवाज है जो गाली देने का, जिसको कह सकते हैं, वो भी शायद इसलिए है कि हम सामने न दे, इन गीतों के माध्यम से मतलब करके आपके मन का भी पूरा हो जाए और आप सिर्फ वो गीत के माध्यम रहे और हंसी खुशी उसको वैसे ही स्वस्थ तरीके से ले और कहीं मन में कलुष ना रहे। बिल्कुल। तो ऐसे जो अवसर आते हैं जब हम चुहलबाजी, मजाक और हंसी ठहाके लगाने की जो हमारी परंपरा है और वो हमारे देश में बरसों से चली आ रही है, तो ये जो चुहलबाजी होती है दोस्तों के बीच होती है, पति पत्नी के बीच होती है, देवर भाभी के बीच होती है, जीजा साली और समधियों के बीच भी जमकर ठिठोली होती है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर लंबे समय से ये जो परंपराएं हैं ये क्यों निभाई जा रही है, क्या इनसे कोई फायदा है या इसकी वजह क्या है? तो जैसा कि हमने बताया कि वजह बस यही है कि जीवन और मन हल्का फुल्का रहे, कहीं मन में कोई गांठ हो तो आप ऐसी चुहलबाजी में अगर कहना चाहते हैं तो कह भी दें, और न भी कहें तो बेहतर है, चुहलबाजी करके उसको वहीं छोड़ दें तो बेहतर है। और इसके साथ साथ जो हंसी मजाक वाली बात है, हंसी ठिठोली की बात है, अगर आप खुद करते हैं तो आप अपने ऊपर भी उस हंसी ठिठोली को मतलब झेलना कह सकते हैं, मतलब उस वार के लिए आप भी तैयार रहें। हाँ, बिल्कुल तैयार रहें। अगर दूसरा मजाक करता है तो आप उसे ज्यादा गहराई से ना लें और उसे बस आप भी साथ में हंस करके छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है ना, हम लगातार जब काम करते रहते तो भी काम हमको एक बोझ की तरह लगने लगता है, लेकिन हंसी मजाक के रूप में अगर छोटे छोटे से ब्रेक ले लिए जाए, जैसे आप और हम बातचीत करते करते भी कभी कभी ऐसी चुहलबाजी कर लेते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, तो ये हमारे काम को भी बहुत हल्का फुल्का बना देता है। इसके लिए भी हंसी ठिठोली करना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि अक्सर कभी हम कोई शब्द ऐसा बोल देते हैं, कभी हंसी मजाक में कुछ बच्चे ऐसा कभी कभी बोल देते हैं, जैसे कि पॉकेट को अक्सर बच्चे कॉपेट कह देते हैं, तो आप हंस सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं है। और बच्चों को भी ऐसा बनाए कि उस पर वो बुरा न माने। हाँ, और कई लोग नुस्खे को बोलते हैं नुक्सा। खूब मजे से। तो इस तरह के कई सारे शब्द हैं, तो थोड़ा समझ के ले लें इसे। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम हंसी मजाक करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो भी हल्का फुल्का बना रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी याददाश्त भी ठीक रहती है। कई बार जब हम तनाव में रहते हैं ना, तो अक्सर हमें ये शिकायत करते हैं कि ये बात भूल गए, वो बात भूल गए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग तनाव में है। लेकिन वही हंसने बोलने से हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है और उसकी ताकत भी बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम घर, परिवार, समाज या अपने जो काम करने का वर्क प्लेस जो है, जैसे काम करने की जगह, वहाँ इस तरह का माहौल बनाए रखें कि सब कुछ हल्का फुल्का बना रहे और आप इत्मीनान
इत्मीनान से काम कर सके और छोटी छोटी चीजों में खूब हंसे, खूब जी खोल कर हंसे, ऐसा ना सोचे कि हम कितने इंच की मुस्कान रखें तो बेहतर लगेगा, है ना? बिल्कुल, लेकिन अब हमारा जो इत्मीनान है वो घड़ी की सुइयों पर टिक गया है। चलो इसके बाद हंसेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। बिल्कुल, आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।